नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। तो IBS 24 के पावर प्राइम पर अब से ये वक्त होगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों के अपडेट का। मैं आपको बताऊंगा छत्तीसगढ़ का आज का पूरा हाल और मैं आपको दिखाऊंगा मध्य प्रदेश की हर खबर का अपडेट। तो चलिए अगले आधे घंटे रहिए हमारे साथ। क्या हुआ दिन भर मध्य भारत के दो बड़े राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करेंगे पहले छत्तीसगढ़ की आज की बड़ी पॉलिटिकल हलचल के साथ, आज की बड़ी अपडेट के साथ। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में। बीच में एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन उसके बाद कमबैक किया बीजेपी ने। अब क्या बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? ये सवाल उठाने के लिए कुछ वजहें अक्सर कांग्रेस ढूंढ ही लेती। बीजेपी के सीनियर नेता अजय चंद्राकर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज पर कांग्रेस ने तंज कसा। कहा है कि बीजेपी में ऑल इज वेल नहीं है। बीजेपी ने भी पलटवार कर कहा कि कांग्रेस खुली आंखों से सपने देखना बंद करे और अपने अंदर देखे, आत्मचिंतन करे। देखिए ऐसा हुआ क्या और इस वीडियो में क्या है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर इसे शेयर भी किया है, जिसमें बीजेपी के सीनियर नेता और विधायक अजय चंद्राकर मंच पर क्षेत्रीय संगठन महासचिव अजय जामवाल और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के बीच कुछ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इस वीडियो में पोस्ट कर ये दावा किया है कि अजय चंद्राकर ने अजय जामवाल और किरण सिंहदेव को जमकर खरी खोटी सुना दी और मंच पर ही सम्मान वापस लौटा दिया। दरअसल ये वीडियो बीजेपी के सदस्यता अभियान सम्मान समारोह का है, जिसमें पार्टी के 1000 से अधिक लोगों को जोड़ने वाले नेताओं को सम्मानित किया गया था। हालांकि बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के तंज पर पलटवार किया और जवाब दिया। एक्सपोज करते हुए लिखा कि कांग्रेस के मित्रों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं राहुल जी की तरह बिना समझे नहीं बोलता। आप सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो पढ़ी ही होगी। मैंने बीजेपी के मंच पर कहा था कि मां की सेवा में कोई सम्मान नहीं होना चाहिए और किया भी जा रहा है तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी का होना चाहिए, जिसकी प्रेरणा से ये महान लक्ष्य संगठन ने प्राप्त किया है। राजनीति के लिए कोई और विषय तलाश लीजिए। यानी अब ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया के दौर में एक दूसरे के पॉलिटिकल जेस्चर का इस्तेमाल करने से भी पार्टियां अब पीछे नहीं हट रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBS 24। तो अविनाश, कह सकते हैं कि जो सबसे बड़े फेस रहे थे पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, अब शायद भूमिका को लेकर संतुष्ट नहीं है। ये कांग्रेस ने जताना चाहा उनके इस पोस्ट के द्वारा। और चंद्राकर ने भी याद दिलाया कि जो हाल कांग्रेस के भीतर है वो कम से कम बीजेपी में नहीं चलता। बिल्कुल। और जिस तरह से अजय चंद्राकर का स्ट्रेचर है, उस तरह से मध्य प्रदेश में भी दो चेहरे ऐसे हैं जो अपने बेबाक अंदाज को लेकर जाने जाते हैं। दो चेहरे, दोनों प्रखर वक्ता, हिंदुत्व के पक्षधर, दोनों बीजेपी से जुड़े, लेकिन कई बार दोनों के बयानों ने उनकी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। एक हैं उमा भारती और दूसरी हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। 17 साल से मालेगांव ब्लास्ट केस में फंसी साध्वी प्रज्ञा के दोष मुक्त होने के बाद जब दोनों भगवाधारी नेत्रियां मिली तो सुर्खियां तो बननी ही थी। इस मुलाकात के मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में आप समझें। सत्रह साल चले मालेगांव ब्लास्ट केस से बरी होने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और भोपाल से पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा की मुलाकात की तस्वीरों ने पूरे देश का ध्यान खींचा। उमा भारती खुद प्रज्ञा ठाकुर के घर उनसे मिलने पहुंची। उमा ने कहा कि मैं बड़ी जरूर हूं, लेकिन प्रज्ञा को अपना मसीहा मानती हूं। सहनशीलता की मूर्ति है प्रज्ञा, जो जेल में भी मुस्कुराते मिली थी और आज भी मुस्कुरा रही हैं। जितनी तपस्या प्रज्ञा ने की, मैं नहीं कर सकती। इतना सहनशीलता है उनके स्वभाव में। हाँ। और इतनी मीठी मुस्कुराती हैं वो जी। इसलिए मैंने आपको कहा ना, भावुकता के क्षण तो जब मैं उनको जेल में मिली तब भी ऐसे ही झम झिलमिला रही थी। मैं साध्वी तो नहीं हो सकती, उतनी तपस्या मैं नहीं कर सकती जितनी दीदी ने की है। इस मौके पर उमा भारती ने भगवा, आतंकवाद और हिंदुत्व को बदनाम करने वालों को भी जमकर आड़े हाथ लिया। कहा कि ऐसे लोगों पर अब देशद्रोह का केस चलना चाहिए। अपने लिए उमा के शब्दों को सुन पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी भावुक हो गईं।
कहा कि उमा दीदी ने कभी साथ नहीं छोड़ा, जोर से आवाज उठाई। जब कोई पुरुष साहस न दिखा पाया तब दीदी ने साहस दिखाया। आज दीदी भगवा का सम्मान करने आई है, हिंदुत्व का सम्मान करने आई हैं और इसलिए बहुत बड़ा दिन है जो, और दीदी हमेशा से हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया है उन्होंने। और जब भगवा अंदर था, जिस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया और हम लोग सभी अंदर थे, तो दीदी ने उतनी जोर से आवाज उठाई जितनी जोर से समाज सुन सके। और दीदी मुझे नासिक मिलने भी गई थी और भोपाल जेल में भी मुझे मिलने गई थी। ये साहस किसी पुरुष ने नहीं दिखा पाया। साध्वी प्रज्ञा मालेगांव ब्लास्ट केस में मुख्य साजिशकर्ता आरोपी बनाई गई थी। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये घटना रमजान के महीने में घटी थी, जिससे और संवेदनशील हो गई। एनआईए ने इसकी जांच की। 17 साल लंबी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद बीते दिनों अदालत ने प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। वैसे फैसले वाले दिन भी उमा भारती ने प्रज्ञा ठाकुर की रिहाई पर मिठाइयां बांटकर खुशी जताई थी, भावुक होकर बधाई दी थी। लेकिन दोनों हिंदुत्व को लेकर फायर ब्रांड नेत्री के तौर पर भी जानी जाती हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, सो इनकी मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और जब ये केस दर्ज हुआ था पुनीत जी, तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। कई शब्द गढ़े गए, भगवा आतंकवाद, हिंदुत्व पर आरोप लगा। और अब जब इस केस से उनको बाइज्जत बरी किया गया सबूतों के अभाव में, तब अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और खासकर उमा भारती, जो उम्र में उनसे बड़ी हैं, वो कह रही हैं कि जो आरोप लगा था, अब कांग्रेस पार्टी को उस पर जवाब देना। अब इसमें एक टीस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा, जैसा आपने जिक्र किया, उमा भारती ने दिग्विजय सिंह के लंबे शासनकाल का अंत किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास मध्य प्रदेश में किए, लेकिन दिग्विजय के कार्यकाल को समाप्त करने के लिए बीड़ा उठाया उमा भारती ने, कामयाब रहे। और दिग्विजय सिंह ही वो शख्स थे जिन्होंने साध्वी के जेल जाने के बाद में, प्रज्ञा ठाकुर के जेल जाने के बाद में भगवा आतंकवाद को कोड करते हुए इनके नाम के साथ जोड़ा। और इसीलिए दोनों का मिलकर भावुक होना बहुत बड़ा मैसेज कांग्रेस के लिए, दिग्विजय सिंह के लिए भी माना गया। बिल्कुल। चलिए, बहरहाल मैसेज वाली राजनीति, संकेतों वाली राजनीति बिल्कुल नई बात नहीं। और इस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी एक संकेत दे रही है कि उसके हाथ एक बड़ा जनमुद्दा लग चुका है। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों बिजली उपभोक्ताओं को एक नहीं 2-2 झटके लगे। पहले बिजली की दरों में इजाफा हुआ और फिर बिजली बिल हाफ योजना में एक चेंज लाते हुए 400 यूनिट से कम करते हुए दायरा छोटा किया और 100 यूनिट तक ही लाभ देने का मामला सामने आया। मुद्दा जनता से जुड़ा है, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने फौरन इसे लेकर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके तहत प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरुआत कर ली है, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और आगे भी तैयारी है घेराव की। देखिए क्या तैयारी है कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों बिजली उपभोक्ताओं को एक नहीं 2-2 झटके लगे। बिजली बिल हाफ योजना में कटौती के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार को घेरा। रायपुर में पूर्व राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस का दावा है कि 200 से 600 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को सरकार के मौजूदा निर्णय से 1400 रुपए तक बिजली बिल ज्यादा देना होगा। बिजली के अधिकारियों को धमकाया जा रहा है कि इसको अगर सोलर पैनल नहीं बिके तो तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, बंद कर दी जाएगी। ये इस तरह की साजिश पर्दे के पीछे चल रही है जो जनता के साथ चला हुआ है। उधर रायगढ़ जिले में कुल 1,65,000 उपभोक्ताओं की विद्युत खपत 400 यूनिट से कम है, जबकि 49,500 उपभोक्ताओं की खपत 400 यूनिट से अधिक बताई गई। ऐसे में वे बिजली बिल हाफ योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। कांग्रेस का दावा है कि वो इस मुद्दे पर गुरुवार को बिजली विभाग के दफ्तर घेरेगी। वहीं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। सोलर पैनल आज की जरूरत बन चुके हैं, लेकिन ऐसे जनहित के कामों से कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर जा रही है, सोलार की ओर जा रही है। सोलर पैनल लगाने में
एक बड़ी राशि सब्सिडी के रूप में दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में सरकार में रहते हुए राज्य की विद्युत व्यवस्था की दुर्दशा की, और जब भी जनहित का और बड़ा काम होता है कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है। ऐसा ही प्रदर्शन कांग्रेसियों ने बालोद में भी किया। कहा कि बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव जनता पर सीधे सीधे अत्याचार है। विपक्ष ने ऐलान किया है कि गुरुवार को कांग्रेस सभी जिला मुख्यालयों पर बिजली ऑफिस के सामने धरना देगी। ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार अपना फैसला वापस न ले ले। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अविनाश, कांग्रेस बिल्कुल वो कर रही है जो आम जनता के मन में आ रहा है। विपक्ष ने ये कहा है कि सरकार अगर सूर्य घर बिजली योजना को प्रमोट कर रही है तो उन घरों के बारे में सोचे जो राजधानी समेत बड़े नगरों में फ्लैट्स में निवास करते हैं, झुग्गियों में हैं, कच्ची छत हैं। उनके लिए क्या कोई विकल्प सरकार ने छोड़ा है? क्या उनको कोई लाभ देने की योजना है? और उन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया कि अब की बार भी किसी उद्योगपति को खुश करने, किसी दोस्त को खुश करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। ये उनका बड़ा आरोप है। पुराना आरोप है। हालांकि कांग्रेस पार्टी हर जिले में हल्ला बोल की कोशिश में लगी है, लेकिन इसी तरह का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में भी कर रही है, और वो विधानसभा के अंदर। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आज भी खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने आरक्षक भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े के खिलाफ विधानसभा के भीतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक विधानसभा परिसर में एक खास ड्रेस में नजर आए। तो कांग्रेस विधायकों ने ऐसा क्या पहन लिया जिससे आज दिन भर सुर्खियां बनी हैं, और किस तरह से सरकार को घेरा है, इस रिपोर्ट में आप समझें। मध्य प्रदेश विधानसभा में ये पुलिस वाले क्यों हंगामा कर रहे हैं? ये तस्वीर देखकर आपके मन में सवाल आ सकता है, तो हम आपको बता दें कि ये पुलिसकर्मी नहीं, कांग्रेस के विधायक हैं, जो पुलिस की वर्दी में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मुद्दा है आरक्षक भर्ती परीक्षा का। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि सरकार आरक्षक भर्ती परीक्षा की जांच ठीक से नहीं करा रही है। बेरोजगार परेशान है। कांग्रेस नेता सदन में पुलिस की वर्दी में नजर आए। कांग्रेस विधायकों ने फिर से विधानसभा में प्रदर्शन किया है। देखिए आप, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के घोटाले की जांच के लिए विधानसभा के भीतर पुलिस की वर्दी पहनकर कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। कांस्टेबल भर्ती घोटाले की जांच करने की मांग है हमारी। प्रदेश में जो भी भर्ती हो रही है सब में घोटाला हो रहा है। हम चाहते हैं सरकार कांस्टेबल भर्ती घोटाले की जांच करे और हमारे बेरोजगारों के साथ न्याय करे। डॉक्टर साहब, क्या नाराजगी आप मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाला हुआ है, बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा, और हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार जो कांस्टेबल भर्ती घोटाला हुआ इसकी जांच करे और जो भी भर्ती थे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इसी सत्र में इसके पहले भी अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेसियों ने सदन में अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। कभी वो गिरगिट और पोस्टर के साथ प्रदर्शन करते दिखे, कभी बीन बजाकर, कभी पत्तियों की माला, नशे के इंजेक्शन की माला, और कभी खाद की बोरी के साथ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेता विधानसभा में हर दिन नाटक नौटंकी करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म मिला उस पर तो बात नहीं करते हैं, खाली वो नौटंकी बाहर मीडिया में आने के लिए लगातार करते रहते हैं। कुल मिलाकर विधानसभा के मानसून सत्र में पहले दिन से कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी तलवारें खिंच रही हैं। कांग्रेस जहां आक्रामकता के साथ बीजेपी को जनहित के मुद्दों पर घेर रही है, तो बीजेपी भी पूरी ताकत से काउंटर कर रही है। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। तो जिस विधानसभा की कार्यवाही का पर एक एक मिनट का खर्च लाखों रुपए होता है पुनीत जी, वहां पर कांग्रेस के विधायक जनता के मुद्दों को रखने की जगह कभी वो बीन बजाते नजर आते हैं, कभी पत्ते पहनकर घूमते हैं, कभी इंजेक्शन की माला पहनते हैं, और आज देखिए पुलिस की वर्दी में आ गए। कह सकते हैं कि विपक्ष का ये जताना कि सरकार सुनती नहीं, इसलिए उनको ये रूप धारण करने पड़ रहे हैं ताकि कम से कम बाहर मीडिया के मंच पर इन विषयों की चर्चा हो। लेकिन क्या ये सही बात है, क्या ये सही तरीका है, ये जनता को ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो इधर नाराजगी को दूर करने का क्रम छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ा। 28 जुलाई से काम बंद हड़ताल पर अड़े तहसीलदारों ने आखिरकार हड़ताल को समाप्त कर दिया। प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से उनके प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई, मांग पर विचार का भरोसा मिला और ये हड़ताल खत्म हो गई। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। 28 जुलाई से 17 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के साथ बैठक की और इसके बाद आंदोलन को खत्म करने की घोषणा की। बैठक में चर्चा हुई कि डिप्टी कलेक्टर पद पर 50-50% के अनुपात से पदोन्नति और सीधी भर्ती की व्यवस्था बहाल होगी। नायब तहसीलदार और तहसीलदार को राजपत्रित दर्जा देने संबंधित प्रस्ताव पर जल्द फैसला किया जाएगा।
लंबित पदोन्नतियां और ग्रेड पे से जुड़े मामलों का जल्द ही निराकरण किया जाएगा। सभी तहसील में अधिकारियों को सरकारी वाहन और ड्राइवर उपलब्ध कराए जाएंगे। अनुशासनात्मक मामलों में बिना वैध प्रक्रिया के हुए निलंबन, अभियोजन की 15 दिन में जांच कर कार्रवाई होगी। दरअसल तहसीलदारों की मांग थी डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति के अनुपात को 50-50 करना, नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित करना, तहसील ऑफिस में स्थायी स्टाफ, शासकीय वाहन, ड्राइवर और ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। न्यायिक मामलों में न्यायिक अधिकारी, संरक्षण अधिनियम का अनुपालन और सुरक्षा, ऑफिस हेल्पर, कंप्यूटर ऑपरेटर, गाड़ी की सुविधा, फील्ड स्टाफ की भर्ती, सुरक्षा व्यवस्था, मोबाइल भत्ता, ऑफिस की मरम्मत, पदोन्नति नियमों में संशोधन, कई प्रशासनिक सुविधाओं की भी मांग की गई थी। तहसीलदारों की हड़ताल खत्म होने के बाद प्रदेश भर में रुके नामांतरण, सीमांकन, भू अधिकार अभिलेख जैसे काम फिर से शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि तहसीलदारों की कितनी मांगों को सरकार पूरा करती है और कब तक इस पर अमली जामा पहनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, I-2024। चलिए, तो इंतजार लोगों का भी खत्म हो, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। विनाश, बिल्कुल। मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा है पुनीत जी, जो बिल्कुल भी नया नहीं है और हर रोज इससे जुड़ा कोई ना कोई अपडेट सामने आता है। लेकिन अब यह मुद्दा विधानसभा तक पहुंच चुका है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस मुद्दे पर विधानसभा में सवाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का ही एक विधायक है। सरकार से इसके जवाब में पिछले साल के कुछ आंकड़े रखे गए हैं और आंकड़े सामने आने के बाद और सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है। एक रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में लव जिहाद फिर सुर्खियों में इसलिए क्योंकि भाजपा सरकार के एक विधायक ने लव जिहाद पर अपनी ही सरकार से सवाल पूछ दिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और लव जिहाद यानी धार्मिक स्वातंत्र्य कानून के तहत दर्ज हुए पिछले 5 सालों का लेखा जोखा जवाब में सरकार ने दिया है, जिसमें 2020 से लेकर 2025 तक के आंकड़े चौंकाने वाले। लव जिहाद के आंकड़े बता रहे हैं कि पुलिस महकमे ने मामले दर्ज करने में कितनी जल्दबाजी। इसे ऐसे समझिए, साल 2020 से 2025 तक एमपी में लव जिहाद या धर्मांतरण या फिर सरकारी डिक्शनरी के मुताबिक धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कुल 283 मामले दर्ज हुए। लेकिन इन 283 मामलों में से 70% यानी 197 मामले आज भी कोर्ट में ट्रायल पर है। जवाब में यह बताया गया कि 86 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन इन 86 मामलों में से 50 मामलों में आरोपी बरी भी हो चुके हैं। इसके बावजूद पुलिस महकमे की जल्दबाजी को देखे बिना भाजपा विधायक कह रहे हैं कि लव जिहाद पर अंकुश लग चुका है। समाज में एक शांति और संतोष का भाव आएगा कि सरकार के कारण वो अपनी बेटियों का भविष्य बचा पाए, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, अपना धर्म छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर इस तरह का दुष्कृत्य करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा इस कानून के माध्यम से भी मिलेगी, और समाज भी अब पहले से ज्यादा जागरूक इस तरह की घटनाओं के प्रति हुआ है। एमपी में दर्ज हुए लव जिहाद के 283 मामलों में से 71 लड़कियां नाबालिग थी, यानी 18 साल से कम की थी। कई फरियादियों ने आरोपियों पर न सिर्फ धर्मांतरण के आरोप लगाए, बल्कि दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी, ब्लैकमेलिंग सरीखे आरोप भी लगाए। जाहिर है, धर्मांतरण को छोड़कर बाकी धाराएं गंभीर थी, जो कोर्ट में भी साबित हुई, तो कोर्ट ने आरोपियों को 7 से 10 साल तक की सजा भी सुना दी। सरकारी जवाब में एक तथ्य ये भी है कि सबसे ज्यादा मामलों में भोपाल और इंदौर में दर्ज हुए। पिछले 5 साल में जो 283 मामले दर्ज हुए, उनमें से इंदौर में 74 मामले और भोपाल में 33 मामले दर्ज हुए। उधर मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामलों में तेजी आने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह कह रहे हैं, सरकार के हाथ से सब कुछ बाहर जा चुका है, बीजेपी सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है, चाहे वो लव जिहाद हो चाहे अन्य व्यवस्था हो। अभी आप चले जाइए, विधानसभा घुसने के पहले जो एक वो बनी है ट्रैफिक टाइप का, वहां पर बंदूक लेके सिपाही कुर्सी में बैठा है। ये है पुलिस व्यवस्था। विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार का लव जिहाद पर जवाब हैरान करने वाला है। 5 सालों के पुलिसिया आंकड़े देखकर समझना भी आसान है कि पुलिस ने कितने दबाव में धार्मिक स्वतंत्रता कानून का इस्तेमाल किया। अगर नहीं तो पुलिस को बाकी के 197 पेंडिंग मामलों में खुद को कोर्ट के सामने बेगुनाह साबित करना होगा। नवीन कुमार सिंह, I-24, भोपाल।
तो आज से समय नोट कर लीजिए, शाम को 8 बजे जैसे ही ये पावर प्राइम शुरू होगा IBS24 पर, टॉप 8 पता होगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सारी खबरों और अपडेट का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।